नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और 4 जून को लोकसभा के नतीजे आएंगे और ठीक 3 दिन बाद यानी 7 जून को आरबीआई पॉलिसी का ऐलान होगा। फिर बाजार की नजरें बजट और फेड के फैसले पर रहेगी और इन सब के अलावा हमारे सामने चौथी तिमाही का खाता बही भी पड़ा है, जिसकी पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम उन शेयरों के सही चयन में मदद मिलेगी जो नतीजों के दम पर आगे एक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो चौथी तिमाही के नतीजे ऑलमोस्ट खत्म है और अब इन नतीजों के बाद आगे भी बड़े सारे ट्रिगर अवेटेड हैं। तो इन ट्रिगर्स के बीच में ऐसे कौन से कंपनियां हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं इन नंबर्स के बाद, और जिनको किसी भी गिरावट में या किसी भी मौके को तलाशते हुए आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि इस नंबर्स के बाद अब कैसे देख रहे हैं जानकार, क्या मान रहे हैं मार्केट्स को लेकर, कहां पर वो बेट कर रहे हैं, इन सब पर बातचीत कर लीजिए। और अलग अलग सेक्टर के ऊपर भी एक व्यू उनका लेना जरूरी है, कैसे इन सेक्टर्स के अंदर अभी आप दांव लगा सकते हैं। तो आज हमने बुलाया है धर्मेश कांत को, जो कि हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ सिद्धार्थ खेमका सर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे अर्निंग्स को लेकर भी, किस तरह से आउटलुक सो फार देखने को मिला है। तो दोनों से बातचीत करें। आप दोनों को पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अर्निंग्स पे हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले वही जरा हम बाजार लेकर आए, क्योंकि इस पूरे Q4 चौथी तिमाही के नंबर्स के बीच में बाजार ने एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी है, और रफ्तार के साथ साथ मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाइस पर तो पहुंचा ही है, और साथ एक अच्छा उछाल भी देखने को मिला है सेक्टर स्पेसिफिक भी। तो पहले निफ्टी के आंकड़े करीब 2.5% के आसपास का मूव निफ्टी में पिछले 3 महीनों के दौरान देखने को मिला। सेंसेक्स भी 2% चला, मिड कैप 4% के आसपास चल चुका है, स्मॉल कैप भी करीब 4% के आसपास चल चुका है। तो सिद्धार्थ सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पे ही आपका एक व्यू चाहूंगा कि बाजार इस समय एक ऑल टाइम हाइस तो हिट करके आया ही है हाल के इस क्वार्टर के अंदर, और साथ ही साथ बड़े इवेंट्स को अवेट भी कर रहा है। तो अभी की सिचुएशन आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स की, क्या होना चाहिए बाजार में, स्थितियां कैसे देख रहे हो बाजार को आप? जी सुमित, बहुत बहुत नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को, और साथ में को पैनलिस्ट को भी। देखिए, मार्केट में अगर आप देखें तो जो अभी के एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली एक जो इलेक्शन आउटकम है उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है, काफी एंजाइटी है, और उसको लेकर भी काफी नियर टर्म में चेंजेस होंगे। मगर अगर आप ओवरऑल अगर मार्केट का सेटअप देखें तो Q4 नतीजे आ चुके हैं, अनुमान से इन लाइन से थोड़े से बेटर नतीजे हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। आज Q4 नंबर्स आएंगे, Q3 में हमने 8% प्लस ग्रोथ देखा। ओवरऑल FY24 में हम 7.5-8% तक ग्रोथ देख सकते हैं। आगे चलकर भी जो अनुमान है अक्रॉस, चाहे तो इंडिया की आरबीआई हो या ग्लोबल IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सभी ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स बढ़ाया है फॉर द FY25। और वैल्यूएशंस देखें तो चाहे मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया है, मगर जो वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड पी में अभी भी मार्केट जो है, निफ्टी जो है 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, और उनका जो पीक है वो 24-25 टाइम्स का है। तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी हम पीक के आसपास नहीं है, हम लॉन्ग टर्म एवरेज जो 19.5-20 का जो एवरेज है लास्ट 10 साल का, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट सेटअप काफी स्ट्रांग है, अर्निंग्स अच्छे हैं, मैक्रोस बहुत स्ट्रांग है, और ये जो नियर टर्म जो एक इवेंट है वो एक बार हो जाए तो यहाँ से बाकी मार्केट की फोकस विल कम बैक टू फंडामेंटल्स, जो कंटिन्यूअसली स्ट्रांग एंड पॉजिटिव रहा है। यस, मिड कैप एक क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा आउट प्रीमियम पर चल रहा है, तो थोड़ा वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मगर अगर आप कोर इंडस्ट्रीज की बात करें, जहां मैन्युफैक्चरिंग पुश है, कंजम्पशन डिमांड में मॉनसून एक पॉजिटिव फैक्टर प्ले कर रहा है, रूरल रिकवरी हो रही है, तो कंजम्पशन डिमांड में भी एक इंक्रीज और इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है इस साल। धर्मेश सर, मार्केट्स के लिए पहले तो आपका व्यू एक मैं चाहूँगा कि बाजार में बड़े इवेंट जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं कि वो अवेटेड है, और उस इवेंट के सामने मार्केट अभी खड़ा है। सो हीटेड अप भी है, आप ऑलरेडी बढ़िया रनअप भी दिखा चुके हो और सामने एक बड़े इवेंट के सामने आप जा भी रहे हो। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा टाइम करेक्शन मार्केट में रहेगा। इवेंट में तो जो 200-500 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसके बाद मार्केट थोड़ा शांति से टाइम करेक्शन में आएगा जब तक बजट प्ले आउट नहीं होता है। एंड मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल पे देयर इज नो नेगेटिव इन द मार्केट। नंबर्स तो सारे अच्छे आए थे ओवरऑल, जितने भी एग्रीगेट्स हैं, सिर्फ IT और केमिकल सेक्टर को छोड़ करके। उसके बाद फिर जैसे ही बजट खत्म होगा, आपका Q1 के अर्निंग्स चालू हो जाएंगे, तो इट विल फोकस्ड ऑन दैट।
नथिंग मेजरली नेगेटिव। इवेंट के लिए आप 500 पॉइंट आगे पीछे रख दें, उसके अलावा मार्केट में कुछ भी नेगेटिविटी है नहीं। एक पॉजिटिव वे में ही हम लोग मार्केट को देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं, लेकिन हाँ टाइम बेस्ड करेक्शन शायद मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि सेक्टर इतने सारे हैं और समय होता है कम, तो ज़्यादा सेक्टर पे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को शामिल करने की। तो शुरुआत करता हूँ सबसे बड़े, सबसे हैवी वेट सेक्टर के बारे में, वो है बैंक्स। धर्मेश सर, बैंक्स के केस में इस बारी पीएसयू थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा। प्राइवेट स्पेस में कुछ बैंक्स ने परफॉर्म किया, कुछ नहीं कर पाया। आईसीआईसीआई बढ़िया नंबर देखिए गया, एचडीएफसी बढ़िया नंबर देखिए गया, एसबीआई ने बढ़िया नंबर दिए। सो बैंक्स के ओवरऑल रिटर्न करीब 5-6% के आसपास रहे। प्राइवेट बैंक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके गया। तो कैसे रहे बैंक्स के नंबर आपके हिसाब से, और आपकी तरफ से कोई टॉपिक इसमें से? डेफिनेटली, आई मीन बैंक्स तो सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था, इस हेवी वेट भी है। और पूरे अगर बास्केट को देखें 500 कंपनी की, तो वहां पर 63 बैंक्स को हम लोगों ने देखा है, जिसके एग्रीगेट्स भी दिखे हैं। तो अराउंड 33% के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आया था ईयर ऑन ईयर, अगर क्वार्टर की बात करें तो। और जो मुख्य बात इसमें ये थी कि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए नजर आए। न्यूज में कोई खास कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, 10-20 बेसिस पॉइंट का इधर उधर रहा, बट ओवरऑल वो भी ठीक था। एनआई ग्रोथ अराउंड 15 से 17% के आसपास एवरेज में बढ़े। तो मद्देनजर मतलब सारे नंबर्स तो काफी अच्छे थे। जो टॉप लार्ज कैप्स है उन्होंने ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई के नंबर्स हो, काफी उम्दा नंबर्स आए थे। मुझे लगता है 15-17% का क्रेडिट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी। टॉप पिक अगर आप सिंगल आउट करने को कहेंगे मुझे, तो मुझे एसबीआई अभी भी काफी बेहतरीन बाई लगता है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो सीडी रेशियो है वहां पे एल्बो रूम ग्रोथ कैपिटल के लिए एसबीआई के पास ज्यादा 80-81% के आसपास है, जबकि आईसीआईसीआई 85 है और एचडीएफसी तो 100 के ऊपर चल रहा है। तो वो जरूरत पड़ेगा इनको सीडी रेशियो का टू कैटर टू द ग्रोथ कैपिटल। एक साल के नजरिए से अराउंड 1050 के आसपास का इनका प्राइस टारगेट का लक्ष्य दिखता है एसबीआई में। अगर गिरावट मिलती है किसी कारणवश मार्केट में, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। तो एसबीआई एक टॉप पिक के तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अब आईटी स्पेस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्पेस है। अगर उसको हटा दिया जाए बाजार को, मतलब पहले पार्ट को हटा दें बैंक को, तो दूसरा नंबर आता है फिर आईटी का। तो सिद्धार्थ सर, आईटी स्पेस में से किस तरह के आप नंबर्स देख रहे हो, क्या राय है वहां पर आपकी? जी सुमित, देखिए आईटी एक सेक्टर में जहाँ पे थोड़ा प्रेशर हमने देखा कंटिन्यू हो रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और खास जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो बड़े कंपनीज, जो दिग्गज कंपनीज हैं, उन्होंने गाइडेंस भी FY25 के लिए थोड़ा सा कम कर दिया है। तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जहाँ पे अगर आप लार्ज कंपनीज की बात करें तो थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। एंड Q4 जो टियर 1 है वहां पे तो वीकनेस देखने को मिला। जो सब पॉजिटिव फैक्टर्स थी वो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, एंड वो हमें लॉन्ग टर्म व्यू पे हमें लगता है कि उसके वजह से काफी पॉजिटिव रहेगा। विद इन, अगर आप आईटी बात करें, जो टीसीएस और इन्फोसिस है, वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा नियर टर्म वीकनेस हो सकता है। एचसीएल टेक वो कंपनी है जिसकी एक डाइवर्सिफाइड बुक है, बिकॉज उनका एक्सपोजर क्लाउड में ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है, आईएमएस है, वहां थोड़ा ज्यादा है। तो उसे देखते हुए लगता है कि वो थोड़ा रेजिलियंट रहेगा इस एनवायरनमेंट में। वैल्यूएशन वाइज भी वहां पे थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखता है। तो अगर ओवरऑल आईटी की बात करें तो हमारा व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। और मगर अगर उसमें से कुछ भी, अगर एक स्टॉक मुझे चुनना हो जिसके नतीजे थोड़े से बेटर हैं और आगे चल के थोड़े से इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो थोड़ा रेजिलियंट है, वो है एचसीएल टेक। तो हमारा टारगेट प्राइस है 1700 का फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। बाकी टियर 2 प्लेयर्स हैं थोड़े बहुत, वहां पर भी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, मगर ग्रोथ वहां पर थोड़ा बेटर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर राय दी गई है और उसके हिसाब से ही आप अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है सिद्धार्थ सर, क्योंकि मैंने बैंक पर राय एक बार लिया धर्मेश सर से भी, तो आपसे बैंक पर राय लेना जरूरी है। बैंक्स को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हो? जी बिल्कुल, मैं धर्मेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ। बैंक्स में अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट साइड में काफी बेटर इंप्रूवमेंट आया है। प्राइवेट, और अगर आप देखें प्राइवेट साइड में लार्जर बैंक्स और पीएसयू साइड में भी लार्जर बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवरऑल जो एडवांसेस है, जो क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं, वो 3 से 5% Q1 को सीक्वेंशियली हमने ग्रोथ देखा, तो काफी अच्छा था।
एक जो बड़ा फैक्टर है वो है डिपॉजिट्स पे काफी फोकस आया है, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो हमें लगता है कि FY25 में जो CD रेशियो है, जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो और आपका जो कासा रेशियो है, ये थोड़े बैंक्स के फोकस की वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगेन हमारा जो प्रिफर्ड है वो है एक्सिस, ICICI और SBI। तो अगर आप देखें तीनों में से तो SBI जो है हमारा प्रिफर्ड पिक है, टारगेट प्राइस 925 का है। कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग अपने बैलेंस शीट को बनाया है, बिजनेस जो है वो काफी रोबस्ट है, हेल्दी रिकवरी हमने देखा स्पेशली कॉर्पोरेट सेगमेंट में। 13 to 15% क्रेडिट ग्रोथ होगा अगले 2 सालों में और एसेट क्वालिटी भी काफी बेटर है। तो प्रिफर्ड पिक SBI, टारगेट प्राइस 925। तो एसबीआई पे कंसेंसस दोनों ही जानकारों का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धर्मेश सर आईटी में भी कंसेंसस है क्या? उनका HCL टेक था, आपकी तरफ से क्या पसंद है? बिल्कुल, आई मीन बेहतरीन तरीके से सिद्धार्थ जी ने बाकी तो बता रखा आईटी के बारे में, एग्जैक्टली सेम व्यू है और वही एनालिसिस भी आईटी का भी बनता है। बट मैं मिड कैप क्षेत्र से आईटी में एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, डेट इज KPIT टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये मोबिलिटी सॉल्यूशंस में काम करती है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर है, उनके सेंसर्स, स्पीडोमीटर एंड एडैक, ये सब जितने भी सिस्टम चलते हैं आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, वहाँ पे ये इनके सॉफ्टवेयर काम करते हैं। नंबर बहुत खतरनाक आए थे, काफी अच्छे नंबर आए थे इनका, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का पैट ग्रोथ था, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है, बिकॉज दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो अभी इंजन से ज्यादा टेक्नोलॉजी का और फीचर्स की बात करते हैं, तो वहां पर इनको बिजनेस मिलता रहेगा, ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी। स्टॉक प्राइस आईटी क्षेत्र के हिसाब से रिलेटिव देखें उतना ज्यादा करेक्ट नहीं किया था, तो इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 20 से 25% का अपसाइड टारगेट लगता है स्टॉक प्राइस में 1 साल के नजरिए से। KPIT टेक, आईटी को लेकर थोड़ा कंसेंसस नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 2 ऑप्शन आपके सामने, HCL टेक और KPIT, जिन पे आप बेट कर सकते हैं। एक और सेक्टर जो कि इस पूरी तिमाही में हाईलाइट में रहा वो है ऑटो। चाहे M&M को देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग नंबर, टाटा मोटर स्ट्रॉन्ग नंबर, हालांकि कमेंट्री थोड़ी वीक थी लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वहां पर भी आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। और उस पूरे परफॉर्मेंस वाइज भी देखेंगे तो इस सेक्टर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ऑटो इंडेक्स 16% चला, एक्साइड री रेट हुआ, बालकृष्ण इंडस्ट्री 40%, भारत फोर्ज 35%। तो सिद्धार्थ सर, ऑटो स्पेस कैसे रहे इस क्वार्टर के नंबर? आपकी तरफ से कोई टॉप पिक यहाँ पे? जी बिल्कुल सुमित, देखिए ऑटो के अच्छे नंबर्स आए। हमने जब क्वार्टर के स्टार्ट में बोला था 2 सेक्टर है जहां पे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नतीजे आने के एक्सपेक्टेशन थे, एक था BFSI और दूसरा था ऑटो। तो ऑटो ने अनुमान से भी बेटर नंबर दिया, जो ग्रोथ था वो अक्रॉस सेगमेंट आया, बेटर प्रोडक्ट मिक्स थे, कमोडिटी कॉस्ट काफी कंट्रोल में थे एंड कंपनीज ने ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इंप्रूवमेंट भी दिखाया। तो हमें लगता है कि आगे चलकर जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स भी बढ़ रहा है, और जो SUV सेगमेंट है वहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। 2 व्हीलर्स भी एक सेगमेंट है जहाँ पे ग्रोथ हम एंटिसिपेट करते हैं बढ़ेगा। रूरल सेक्टर रिकवरी है, मानसून अच्छा है और वैल्यूएशन भी सस्ता है। बट अगर एक टॉप पिक, अगर एक स्टॉक प्रिफर करना चाहेंगे तो हम सोचते हैं कि यहाँ से जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है वो एक स्वीट स्पॉट में है, बिकॉज ऑटो सेक्टर में आपने देखा कि स्टॉक्स काफी चल चुके हैं और जो आगे चलकर जो एफर्ट्स है, कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है, एमिशन नॉर्म्स इंप्रूव हो रहे हैं, इंडिया इज नो लॉन्गर अ कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट। आप देखो तो जो प्रीमियम व्हीकल्स है जिसके अंदर जो फीचर रिच मॉडल्स ज्यादा बिक रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि संवर्धन मदरसन ये स्टॉक हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। 170 का हमारा टारगेट प्राइस है। हमें लगता है कि जो सेगमेंट है वहां पे जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, पॉपुलैरिटी ऑफ EVs है, प्रीमियमाइजेशन है, उसका बेनिफिट मदरसन को मिलेगा। इनके जो सेगमेंट्स हैं अक्रॉस, चाहे वो वार्निंग एंड हार्नेस के हो, चाहे वो आपके जो अदर इंटरनल सेगमेंट्स है, मॉड्यूल्स, पॉलीमर्स, विजन सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड असेंबलीज, ये सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ और बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस Q4 का रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए और हमें लगता है आगे चलकर जो नॉन ऑटो सेगमेंट है वहां पर भी जो संवर्धन का फोकस है उसके वजह से भी ग्रोथ आएगा। तो अगले 2 सालों में हमारा जो अनुमान है नेट प्रॉफिट ग्रोथ 45% CAGR होगा और ROEs 17 to 18% इंप्रूव होंगे। उसको लेकर ये ऑटो एंसिलरी कंपनी पे हमारा प्रेफरेंस रहेगा इन द ओवरऑल ऑटो पैक। संवर्धन मदरसन, टारगेट प्राइस 170। तो संवर्धना मदरसन पे आप नजर रखें, 170 रुपए के टारगेट्स के लिए सिद्धार्थ सर को ये पसंद आ रहा है। धर्मेश सर, दूसरा एक और सेक्टर जो कि इस बार री रेट हुआ वो था कैपिटल गुड्स। एक बड़ी पॉसिबिलिटीज यहाँ दिख रही है, कहा जा रहा है कि शायद साइकिल इनके फेवर में आ गई है, जिसका इम्पैक्ट आप पूरे सेक्टर पे क्योंकि देख रहे हैं। ABB, सीमेंस,
मतलब चाहे कार्बोरंडम, किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, डोमेस्टिक BHEL तक, सब में ज़बरदस्त तेज़ी भी रही है और सबके ज़्यादा ज़बरदस्त नंबर भी रहे हैं। हालांकि BHEL नंबर वाइज इतना अच्छा नहीं, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। 20-22% चला ये सेक्टर पिछले 3 महीने के दौरान। यहाँ पे आप कैसे नंबर्स देख रहे हो और कोई स्टॉक पिक? देखिए डेफिनेटली, देखिए नंबर्स तो काफ़ी अच्छा है और टॉप लाइन ग्रोथ एग्रीगेट लेवल पर भी अगर 10-12 कंपनी को जो उन्होंने किया था वहाँ पर 10-11% के आसपास आया था। बट एक खास बात थी कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कैपिटल गुड्स स्पेस में। आप एक ही ब्रश से अगर सबको पेंट करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, बिकॉज एक जो ट्रेंड इसमें ये देखने को मिला था कि टॉप लाइन ग्रोथ तो था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ टॉप लाइन के हिसाब से थोड़ा कम आया था और प्रॉफिटेबिलिटी और कम आई थी, तो वो मद्देनजर रखना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर देखिए तो एबीबी सीमेंस के नंबर काफ़ी बेहतरीन लगे मुझे। एबीबी इनफैक्ट 50% से ऊपर के आसपास का ग्रोथ का नंबर्स था और प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलमोस्ट 98% के ग्रोथ पे आई थी अगर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नंबर देखे तो। वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मुझे रुझान बनता हुआ नजर आया है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी मोटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, आपका ईवी कन्वर्टर्स हैं, सोलर पैनल के कन्वर्टर्स हैं, वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी डिमांड दिख रही है जहाँ पे ईवीबी खास तौर से कार्यरत है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ इनके जो काम इनको और मिलेगा और वहाँ बड़ा पुश है ही, तो एबीबी पर बाई करने की सलाह रहेगी। चाहे तो आप सीमेंस भी साथ में ले सकते हैं एज अ ग्रुप ट्रेड, और यहाँ पर भी 20 से 25% के आसपास का प्राइस स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन रखता है। वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे, बट हिस्टोरिकली हमेशा से महंगे ही रहते हैं, तो वो महंगा मल्टीपल तो आपको थोड़ा सा नजरअंदाज करके एक ग्रोथ स्टोरी बाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप एबीबी के ऊपर नजर रखेंगे। वैसे भी इस क्वार्टर के नंबर के बाद ये स्टॉक री रेट हो गया था कि री रेटिंग की पॉसिबिलिटी आगे भी इसमें शायद रिटर्न्स दे सकती है, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। 4 सेक्टर के ऊपर चर्चा हो चुकी है, 2 सेक्टर अभी बाकी हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। धर्मेश सर बने रहेंगे, सिद्धार्थ सर बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और सेक्टर्स को लेकर भी। तिमाही के नतीजे हो गए खत्म और कई सारे नतीजे भी बाकी हैं, वो लेकिन अर्निंग्स के नहीं हैं, लेकिन बाकी नतीजे बाकी हैं। तो बाजार थोड़ा स्केप्टिकल है, इसलिए हमने बातचीत करी अलग अलग जानकारों से और पूछ रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर में आपका किस तरह का आउटलुक होना चाहिए। 4 सेक्टर्स पर बातचीत कर चुके हैं, 2 सेक्टर और हैं जो बहुत क्रूशियल हैं इस बार के। पहला है मेटल। एक बड़ी री रेटिंग इस सेक्टर की हुई है क्योंकि टेलविंड मिला है, खासतौर से उन कंपनियों के जिनके प्राइसेस में एक ज़बरदस्त उछाल आया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हिंदुस्तान जिंक देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी इस पूरे 3 महीने के दौरान स्टॉक ने दिखाई है। इसके अलावा एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली है वेदांता ने। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिंक की फॉलोअप बाइंग वहाँ पर है। हिंडाल्को नंबर्स के बाद री रेट हुआ, 40% की तेज़ियाँ देखने को मिली। सेक्टर भी करीब 20-22% चल चुका है। धर्मेश सर, ये बहुत ज़्यादा पिटा हुआ था इसलिए चल गया, या टेलविंड मिल गया इनको कमोडिटी प्राइसेस का इसलिए चल गया, और कैसा देख रहे हो आप सेक्टर का आउटलुक, यहाँ क्या करें? देखिए दोनों ही कारण है। एक तो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ था और पिछले 1-1.5 साल काफ़ी तकलीफ वाला रहा था इनका, और दूसरा तो वैल्यूएशन कंफर्ट ऑटोमेटिकली बन गया था। दूसरा है कि इनको कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आई है, वो डिमांड लेड उछाल आई है, तो उसका टेलविंड मिल रहा है। चाइना में डिमांड बढ़ गया, इंटरनेशनल जो मार्केट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहाँ पर वापस से कमोडिटी की डिमांड बढ़ गए हैं। सो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, टिन है, रबड़ है, सबके प्राइसेस में उछाल आई है। थोड़ा कंफर्ट लेवल ये रहा है कि आयरन और प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई और स्टील के प्राइसेस उतने बढ़े नहीं है, तो इन्फ्लेशन उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, तो वो एक कंफर्टिंग फैक्टर है। हिंडाल्को मुझे लगता है यहाँ पे एक स्टैंड आउट करता है। नतीजे तो काफ़ी अच्छे आए ही थे और इसको नोवेलिस का भी एडवांटेज मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम शीट्स बनाते हैं ऑटोमोबाइल और कैन बेवरेज के लिए, और 65% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आती है। अभी ये उसकी IPO लाने की बात करें तो एक वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पर भी होगी। और उसके साथ अगर आप देखिए जो इन्होंने कैपेक्स अनाउंसमेंट किया 30,000 करोड़, वो भी साल भर 6-7 हज़ार करोड़ के रन रेट से 3-4 साल में करेंगे, वो भी काफ़ी इसके लिए एडवांटेजेस होने वाले। काफ़ी डीबॉटलनेकिंग होगी बहुत से इनके फैक्ट्रीज और प्रोसेसेस के, जिसका ऑपरेटिंग एडवांटेज इनको मिलेगा। कैश फ्लो काफ़ी है बैलेंस शीट पर और इंटैक्ट भी रहने वाला है, बिकॉज इनके ऑपरेशनल कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कि और कितना इसमें उछाल आना चाहिए, तो मुझे लगता है 20 से 25% का अपसाइड अभी भी बाकी है, सीइंग द सिक्लिकलिटी ऑफ द कमोडिटी जो ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो में बाई करें। अभी पूरा रन अप हुआ नहीं है, मुझे लगता है ये आराम से 900 साढ़े 900 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखेगा 1 साल के नजरिए से, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो हिंडाल्को 800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। एक अच्छी पॉसिबिलिटीज कि अभी भी स्टॉक के अंदर अपमूव शायद कैरी कर सकता है। लेकिन एक और सेक्टर जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है वो है, सिद्धार्थ सर, FMCG
क्योंकि एफएमसीजी में अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे है मॉनसून के नंबर्स, और मॉनसून अगर पिकअप करता है तो यहाँ से सिचुएशन इनकी और बेटर हो जाती है, इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो जाता है, डिमांड मिल जाती है, रूरल इनकम इनको सपोर्ट करने लगती है। तो बहुत कुछ है। ये सेक्टर ने अब तक बहुत कुछ किया नहीं, खासतौर से फ्रंट एंड सेक्टर ने, लेकिन मिड कैप में या स्मॉल कैप में अच्छी तेजी आई है। सो एफएमसीजी कैसे देख रहे हो आप? जी सुमित, बिल्कुल एकदम आपने जो बोला परफेक्ट। इलेक्शन के बाद थोड़ा सा रूरल स्पेंडिंग भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, मॉनसून भी इस साल अच्छे होने की एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल जो ग्रोथ आउटलुक है एफएमसीजी के लिए वो काफी बेटर है। अब अगर ओवरऑल कंजम्पशन सेक्टर देखें तो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जहाँ पे समझिए जो रिटेल और ज्वेलरी सेगमेंट है वहां पर भी हमने देखा कि रिलेटिवली बेटर ग्रोथ नंबर्स दिए। ज्वेलरी सेगमेंट में जो सस्टेन्ड गोल्ड प्राइसेस थे उसके वजह से काफी बेनिफिट मिला, स्टोर एक्सपेंशन और फॉर्मल ज्वेलरी मार्केट में भी काफी बढ़त मिली। तो इसकी वजह से अगर आपने देखा तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और बाकी ज्वेलरी कंपनीज ने भी अच्छे नंबर्स दिए। रिटेल में भी अगर आप देखें तो नंबर्स काफी बेटर आए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ट्रेंट, एबीएफआरएल ऐसे कंपनियों ने अच्छे नंबर्स दिए। अब आते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, जो स्टेपल्स है। पिछले कुछ जो क्वार्टर्स के नतीजे बहुत वीक थे, वहां से अभी फाइनली हमने इंप्रूवमेंट देखने को मिला इन वॉल्यूम्स वाई ऑन वाई बेसिस पर। मार्जिन्स पर भी जो प्रेशर था वो थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है। हमें लगता है जो प्राइस कट कंपनीज ने लिया है वो अब सेटल डाउन हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी इंप्रूव होंगे, जिसके वजह से सेकेंड हाफ ऑफ FY25 वहां पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अब एक पॉजिटिव आउटलुक है रूरल मार्केट में, जहां पे अब रूरल ग्रोथ अर्बन को आउटपेस कर रहा है। कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट्स ने कॉन कॉल पर भी ये हाईलाइट किया कि मतलब 2 साल के बाद फाइनली रूरल ग्रोथ रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे समय में हम एक जो स्टॉक देख रहे हैं वो है गोदरेज कंज्यूमर, जिसका इंडिया बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है और ग्लोबल बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्री लीडिंग वॉल्यूम ग्रोथ गोदरेज कंज्यूमर ने अपने सोप्स एंड अदर सेगमेंट्स में दिया इंडियन बिजनेस में। और हमें लगता है कि आगे चलकर जो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ है वो रहेगा FY24 से FY25 और FY26 में। कंपनी ने काफी न्यू इनोवेशन किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर पैक्स, एक्सपेंशन इनटू न्यूअर कैटेगरीज, जिसकी वजह से जो एक प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन कर पा रही है। और जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है उसको लेकर भी कंपनी अपने जो टारगेट मार्केट जो है ऑडियंस उस पर काफी ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अट्रैक्टिव है। हमें लगता है कि जो सेगमेंट्स में उन्होंने ड्राइव किया है वहां पर रिटर्न रेशियोज भी इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलेगा। एंड जो कंपनीज ने नए इनोवेशंस और प्रोडक्ट पैक्स लाए हैं, तो जो गैप्स है प्रोडक्ट्स में और रीजन्स में वो फिल होगा, जिसकी वजह से बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस ग्रोथ वो एड्रेस होंगे। तो ओवरऑल जो है हमारा व्यू टारगेट बाय का है और टारगेट प्राइस जो है वो 1550 का है ऑन गोदरेज कंज्यूमर। तो गोदरेज कंज्यूमर, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं एफएमसीजी स्पेस से 1550 के टारगेट्स के लिए। ये एक और नाम, एक और विकल्प जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स की बातचीत हुई, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर बातचीत हुई। वो स्टॉक सेक्टर्स भी आप जरूर देख लीजिए किस तरह से आइडेंटिफाई किए गए हैं। धर्मेश सर को आईटी से KPIT पसंद है और बैंक से उनको SBI पसंद है। साथ ही साथ ABB इंडिया कैपिटल गुड स्पेस से और हिंडाल्को मेटल स्पेस से इसके ऊपर वो बैट कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर को भी SBI पसंद है और साथ साथ IT से HCL टेक पसंद है। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर और संवर्धना मदरसन ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उनको पसंद आ रहे हैं। तो अगर आप अर्निंग्स के बाद कुछ स्टॉक्स पे बैट करना चाह रहे हैं तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स बेटर आई हैं और जहाँ पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर आपका भी और धर्मेश सर आपका भी, आज हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बाजार पर बातचीत की और साथ ही साथ इन शेयरों पर अपना व्यू रखा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो बाजार भी री रेट हो ही चुका होगा, बहुत हद तक बादल जो है छट चुके होंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर और बेटर सब बातचीत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो बड़े इवेंट अवेटेड है और उस बड़े इवेंट से ठीक पहले एक कोशिश जहां पर आप कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखिएगा। अगर आपको अच्छे मौके मिलते हैं, बार्गेन हंट मिलता है, तो आप इनके ऊपर बेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।